इन्फो 56 के मोसिस दोस्तों, मैं हूं हाफिज अयान और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा मौजू एक ऐसी कहानी है जिसका किरदार गुर्बत, बेबसी, लाचारी और नाकामयाबियों के बावजूद उसने मेहनत मुशक्क़तों से अपनी मंजिल पाने का अज़म ना छोड़ा। तो इस वीडियो में थोड़ी जान लाने के लिए उस किरदार को मैं अपने ऊपर हावी करता हूँ। दोस्तों, मुझे कामयाबी किसी ने प्लेट में रख के नहीं दी। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे मुंह में सोने, चांदी, सिल्वर, तांबे या पित्तल का चम्मच नहीं था। गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लाखों ख़ानदानों में से किसी एक ख़ानदान में पैदा होना कौन सी खुशबख्ती की बात समझी जा सकती है। मुआशी पसमानदगी की चक्की में पीसने वाले 8 बच्चों को कसम पसरी की हालत में पालने की जिम्मेदारी के बोझ तले दबे मेरे माँ बाप, जिन्होंने खुशहाली की कभी शक्ल ना देखी, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों का गला घूंट कर महरूमियों की सूली पर चढ़ी हुई मेरी माँ घुटती तरसती और लाचार जिंदगी जीते जीते बिलाखिर हार गई। मेरे बावकार मजदूर बाप के साथ शाना बशाना मुशक्क़तों का बोझ बांटते बांटते मेरी माँ इतना थक गई कि खामोशी से हमेशगी का आराम को अपना लिया। मुझे बहुत बाद में पता चला कि माँ की बीमारी लाइलाज नहीं थी। अम्मी को बर वक्त हॉस्पिटल ना पहुंचवा सकना और सेहत की बुनियादी सहूलतों से महरूमी इनकी मौत का सबब बनी। सोचता हूँ अम्मी जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाती तो शायद इनकी जान बच जाती। फिर सोचता हूँ बिला एक गधा गाड़ी आखिर कितनी देर चल सकती है। आज नए मॉडल की शानदार गाड़ियों में घूमता हूँ तो अम्मी की बेबसी याद आती है और सख्त रुलाती है। काश मैं अपनी माँ के लिए इस बेबसी के लम्हे में कुछ कर सकता, लेकिन मैं तब इतना छोटा था कि ये तक एहसास ना था कि मैंने खोया क्या है। मैं इसलिए रोता था कि सब भाई बहन रोते थे, बल्कि कई बार तो इसलिए रोता था कि चुप करवाने के लिए बाबा जान टॉफ़ी, बिस्किट या चंद सिक्के दे देते थे। सोचता हूँ काश अम्मी थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती तो आज मैं उन्हें दुनिया के सबसे अच्छे हॉस्पिटल ले जाता और हर कीमत पर उनके लिए खुदा से चंद सांसों की इल्तिजा करता। बचपन नाआसूदगी, परेशानी, महरूमी और तंगदस्ती की दास्तान था। ख्वाहिशों की जुस्तगू तो दूर की बात, ज़रूरतों तक भी रसाई ना थी। अपनी पसंद के कपड़े कभी न पहने, अमीर रिश्तेदारों की तरफ से भेजे गए पुराने इस्तेमाल शुदा कपड़े पहनकर गुजारा किया। चमकते दमकते इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों की बजाय अपने हाथ से बनाए मिट्टी के खिलौनों पर ही इत्तफाक किया। जिंदगी में हर चीज़ की कमी थी। तंगदस्ती, गुर्बत, बीमारी, बेबसी, मायूसी, लाचारी का राज था। जिंदगी महरूमियों से बड़ी पड़ी थी। घर का जज्बाती टेम्परेचर खतरनाक हद तक पहुंच चुका था। हाथ तंग है कि अल्फाज सुन सुन के कान पक गए थे। जिंदगी उधार पर चल रही थी। रोजमर्रा के सौदा सल्फ के लिए उधार, मालिक मकान से उधार, दूध वाले से उधार, हत्ता के स्कूल की फीस भी उधार। हर महीने टीचर क्लास से बाहर निकाल लेते और कहते जाओ घर से फीस लेकर आओ। घर से जवाब आता अभी पैसे नहीं। कई बार तंग आके घर में कोई कहता फीस नहीं है, मास्टर साहिब से कहो हमारे नाम काट दे। आज पीछे मुड़ के देखो तो इन तमाम महरूमियों, तंगदस्तियों और मुश्किलात के बावजूद मुझे अपना बचपन यादगार महसूस होता है। अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर हम अपना खेल का सामान भी खुद ही बना लेते। कभी पॉलीथीन के शॉपिंग बैग्स और कपड़ों को जलाकर एक सख्त किस्म की गेंद नुमा चीज़, तो कभी पुराने कपड़ों को टाकियों को सुई धागे से सीख कर क्रिकेट खेलने के लिए गेंद तैयार कर लेते। बहन जिस डंडे से पीट पीट कर कपड़े धोती वही हमारा बैट बन जाता। किसी दरख्त पर चढ़कर उसकी कोई मजबूत टहनी जो आगे से ज़रा मुड़ी होती काटी जाती और वही हमारी हॉकी बन जाती। पुरानी किताबें, पुराने कपड़े, पुराने जूते, पुराने बैग ही हमारे साथी रहे। क्लास के दीगर बच्चों की नई किताबें, बैग, कपड़े और जूते देखकर हमारे अंदर नई आरज़ुएं जाती, लेकिन महरूमियों की लोरियां इन आरज़ुओं को फिर से सुला देती। बाकी बच्चों को स्कूल साइकिल पर आता जाता देखते तो बड़ी ख्वाहिश बढ़ती कि काश एक साइकिल हमारे पास भी होती। हर बार फुर्सत आने पर साइकिल दिलवाने का वादा तो होता, लेकिन स्कूल से हाई स्कूल और कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक कभी किसी भी किस्म की कोई भी सवारी हमारा मुकद्दर ना बन सकी। अलबत्ता कुछ पैसे जमा करके महीने में एक आध बार किराए की साइकिल पर सड़कों सड़क खूब मज़े किए, लेकिन जैसे जैसे घंटा पूरा होने का ख्याल आता सारा मज़ा करकरा हो जाता। साइकिल वापस करके घर पैदल आना बहुत ही बुरा लगता, लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ती चली गई। माँ बाप गरीब ज़रूर थे, लेकिन शऊर, इल्म और आगाही उनमें कूट कूट के बड़ा था। अब्बू ने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन आला दर्जे के शायरी लिखते थे। उर्दू ज़ुबान पर उन्हें उबूर हासिल था। उर्दू दानों की तरह बिल्कुल उबूर हासिल था। बेसुरो सामानी और वसाइल की शदीद किल्लत के बावजूद उनके लिबास, गुफ्तार और तर्ज अमल से वक़ार झलकता। मेहनत, सच्चाई और बुलंद अज़मी मैंने उन्हीं से सीखी। अपनी अम्मी ख़ास तौर पर चाहती थी कि उनके बच्चे पढ़ें, स्कूल जाएं। अब्बू ने 6 बेटों के होते हुए कभी किसी को अपने साथ काम नहीं लगाया।
खुद मुशक्क़तें झेली लेकिन बच्चों को तालीम का रास्ता दिखाया। इस मकसद को पाने के लिए उन्होंने लातादाद कुर्बानियाँ दी। मैंने उन्हीं से सीखा कोई आला मकसद बगैर कुर्बानी दिए हासिल नहीं किया जा सकता। मेरे वालिदैन ने बच्चों की तालीम और शानदार मुस्तकबिल के लिए कितनी ही हिजरतें की, कितने ही घर बदले, कितने ही ज़रे आमदन इख्तियार किए, कितने ही दुख झेले और कितने ही बार बार गरीब बेदर्दी आसियत सही। इनकी कुर्बानियों का अंदाज़ा कोई दूसरा नहीं लगा सकता। वो जानते थे कि जितना बड़ा मकसद होगा उतना ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। उन्हें यकीन था कि जितनी बड़ी कुर्बानी होगी इतना ही बड़ा इनाम होगा। हाँ, उन्हें इस बात का शायद पता ना था कि कुर्बानी, इनामात और समरात आने पर वो खुद उनसे मुस्तफीद नहीं हो पाएंगे। मैंने अपने अबू से सीखा कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ज़िंदगी में कहाँ खड़े हैं, असल बात यह है कि हमने अब कहाँ जाने का फ़ैसला किया है। फ़ैसले ही हमारा हर तकदीर का तयन करते हैं। लिया के रेतले टेलों को छोड़ने के फैसले से लेकर टोबा टेक्सिंग से मियांवाले और फिर फरुखाबाद तक की न जाने कितने हिजरतों के फैसलों के पीछे एक ही मकसद था, बच्चों की तालीम और बेहतर कल की जुस्तजू। अपने बेहतर कल की तलाश में फरुखाबाद से लाहौर तक मेरी पहली हिजरत भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। मेहनत में अजमत की चलती फिरती मिसाल मेरे अम्मी अब्बू तब भी मेरे हीरो थे जब बगैर किसी दबाव के मैंने सेल्समैन की नौकरी की। इलेक्शन के दिनों में खड़कती धूपों में गांव-गांव फिर कर चेकिंग की। इंटरमीडिएट में गोल्ड मेडल के बावजूद फैक्ट्री में मजदूरी करने में कभी आर महसूस ना करना भी उन्हीं की तरबियत का असर था। लेकिन अपनी कमाई कभी उनकी हथेली पर रख सकूं ये ख्वाहिश बख्ती मेरे हिस्से में ना आ सकी। मेरे अब्बू ने ज़िंदगी भर किसी और पर इन्हिसार ना किया। इन्होंने अपने बलबूते पर जीने का सबक मुझे भी सिखाया। मैंने उनकी ज़िंदगी से नतीजा अख़ज़ किया। जब तक आप अपनी ज़िंदगी की 100% जिम्मेदारी खुद नहीं उठाते, ज़िंदगी रुकी रही, जाम रही, आगे नहीं बढ़ेगी। मैंने उनसे सीखा ज़िंदगी शिकायतें करते रहने से नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी लेने से बदलती है। आधी ज़िम्मेदारी लेने से आधी ज़िंदगी नहीं बदलती, पूरी ज़िम्मेदारी लेने से भी सारी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। हैरान मत हो, शुरू में थोड़ी सी बदलेगी लेकिन ज़िम्मेदारी उठाए रखने से जल्द ही सारी की सारी बदल जाएगी। अगर कभी भी आपने ज़िंदगी में शिकायत की है, दूसरों की वजह से खुद के पीछे रह जाने का रोना रोया है, तो समझ जाएं कि आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर खुद बैठने के लिए अभी तैयार नहीं है। मेरी ज़िंदगी गुर्बत की पगडंडियों से खुशहाली की शाहराह पर कैसे पहुंच गई। सर झुका के जियो की चलती फिरती मिसाल ने सर उठा के जियो के पैगाम को फैलाने का फैसला कैसे कर लिया। कोई मुजज़ा हुआ, मुजज़ा ही तो लगता है। कोई सिफारिश नहीं थी, बड़े लोगों से ताल्लुकात नहीं थे, पर्ची नहीं थी, सियासतदानों की हमायत नहीं थी, वज़ीरों तक दस्तरस नहीं थी, साथ चलने वाले लोग नहीं थे। यूँ कहें कि कामयाबी का दरवाज़ा खोलने के लिए कोई भी सही चाबी मेरे पास नहीं थी। असरो सुर्ख रखने वाले रिश्तेदार नहीं थे, रेफरेंस बनाने वाले दोस्त नहीं थे, फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी, पैसे नहीं थे, तजर्बा नहीं था, किस्मत नहीं थी, वसाइल नहीं थे, मौके नहीं थे। अगर मौके थे तो इनसे फ़ायदा उठाने का सलीका नहीं था, समझ नहीं थी, शऊर नहीं था, सच पूछे तो कुछ भी नहीं था। हाँ, अगर था तो एक जज्बा था, एक तड़प थी, एक आग थी, एक जोश था, एक ख्वाब था सर उठा के जीने का। लेकिन क्या ये जज्बा, तड़प, आग, जोश और ख्वाब कामयाबी की शहरा तक लाने, सर उठा के जीने के लिए काफ़ी है? सच तो ये है कि नहीं। हाँ, ये सब ज़रूरी बहुत थे। इनके बगैर कामयाबी को अपनी तरफ माइल करना मुमकिन नहीं था। लेकिन कोई चीज़ है जो इन सबसे बड़ी थी, अहम थी और ज़िंदगी साज थी। तो वो क्या थी? वो सोच की ज़रा सी तब्दीली थी। एक अंदाज़े फ़िक्र था, चीज़ों को देखने और परखने का एक नया ज़ाविया था। वो एक एहसास था, जिम्मेदारी का एहसास, जिसने दिल में इस सोच को जगा दी कि इस वक्त जहाँ भी हूँ, जिस तरह की भी ज़िंदगी जी रहा हूँ और जो भी नाकामियाँ, मायूसियाँ, सितम, ज़रफ़िया, तंगदस्तियाँ, आसूदगियाँ और बदहालियाँ मेरी ज़िंदगी को घेरे हुए हैं, इनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ एक ही शख्स पर आयद होती है और उसका नाम है आयान। मेरे सर झुका के जीने की जिम्मेदारी खुद मेरे अपने सर है। मेरे वालिदैन जिम्मेदार हैं, ना मुआशरा, ना उस्ताज़ा, ना स्कूल, ना तालीम, ना अदारे, ना हुकूमत, ना मुआशी इक्तसादी सूरत हाल, ना ही महंगाई का पहाड़। मैंने खुद को समझा लिया। मेरी नाकामियों और मुरादियों के पीछे ना अमेरिका है, ना CIA, ना रॉ का कोई एजेंट, ना 9/11 का वाक़या, ना इसकी जिम्मेदारी दहशत गर्दों पर है, ना मुल्क की सियासी जमातों पर। अपनी नाकामी और शिकस्त की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही आयद होती है। बस मैं खुद जिम्मेदार हूँ। आखिर मेरी सोच में ऐसी तब्दीली आई कैसे? सादा सी बात है, मैंने ज़िंदगी के 24 साल इन तमाम चीज़ों समेत बेशुमार शख्सियात, वाक़यात और हालात को अपने आगे ना बढ़ सकने का कसूरवार करार देख लिया। लेकिन
लेकिन कुछ फ़ायदा ना हुआ। मैंने अपने अलावा हर चीज़ को अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार ठहराया, लेकिन ज़िंदगी ना बदली, ज़िंदगी ठहरी रही, ज़िंदगी नाकामियों से हमकनार रही। मैं सर झुका के जीता चला गया, लेकिन जिस दिन मैंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी के बदलने या ना बदलने की जिम्मेदारी मेरे सिवा किसी और पर आयद नहीं होती, और ना ही अपने सिवा किसी और को मैं अपनी नाकामी का इल्ज़ाम दूंगा, वही दिन मेरी ज़िंदगी में एक शानदार तब्दीली का पैगाम साबित होगा। मैंने खुद से पक्का अहद कर लिया कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, और जब तक जिम्मेदारी का हक अदा नहीं करूँगा कुछ नहीं बदलेगा। मैंने सीख लिया कि समझ लिया मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो चुका है उसे किसी न किसी तरह मैंने ही होने का मौका दिया, वजह या रास्ता दिया, और आगे मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा उसकी ज़िम्मेदारी मैं कभी किसी और पर आयद नहीं करूँगा। मैं खुले दिल से नताइज को तस्लीम करूँगा, वाज़िया सबूत होने के बावजूद किसी और की बजाय खुद को ही जिम्मेदार ठहराऊंगा। और फिर मैंने ऐसा ही किया। ऐसा करना बेहद मुश्किल था, आसान नहीं था, तल्ख था, तकलीफ वो था। कई बार ऐसा करना खुद के खिलाफ इलाने जंग से कम नहीं था। बिस्तर दफा, अंदर की दिफा, फौजें पोजीशनें संभाल कर खुद दिफा का इरादा कर लेती है, लेकिन मैंने तोपों के रुख खुद की तरफ मोड़ रखे। मुझे लगा इस तरह जिम्मेदारी निभाने से मैं खुद को मार ही डालूंगा, खुद को खुद ही कुचल डालूंगा, लेकिन वक्त ने साबित किया कि हर जिम्मेदारी लेने के बाद मुझे खुद की कोई ना कोई खामी, कमजोरी और बेहतरी का सुराग मिल गया। यूं मैंने दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलने से सफ़र का आगाज़ किया, और कमाल है कि सफ़र रायगा नहीं गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मिसाल के तौर पर जब एक बड़ी कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स हेड ने मेरे रंग बिरंगे लिबास पर कड़ी तनकीद की, मुझे शर्मिंदा किया और मेरा मजाक उड़ाया, और कहा कि आप हमारे लोगों को ग्रूमिंग की क्या ट्रेनिंग देंगे, आपका तो अपना हुलिया इस काबिल नहीं। और अभी मैं यही सह ना पाया था कि इन्होंने ये कह दिया कि मुझे क्लीन बोर्ड कर दिया कि जनाब बुरा मत मानिएगा, आप ट्रेनर कम और जोकर ज़्यादा लग रहे हैं। मेरा दिल किया ज़मीन फट जाए और मैं इस शर्मिंदगी से बच जाऊं। कई दिन तक इस तौहीन अमेज़ आवाज़ें रातों को ख्वाबों में भी मेरे कानों में गूंजती रही। इस बेइज्जती के लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूँ ये सोचता रहा, बेसाख्ता सोचता रहा। ये तो सरासर इसकी ज़्यादती है, इसको एहसास करना चाहिए था। इसको लिबास और हुलिये की बुनियाद पर मेरी शख्सियत का तज्जिया नहीं करना चाहिए था। इसको मेरी काबिलियत देखनी चाहिए थी, ना कि जहरी रंगो रोगन। दिल ने बहाने गाड़े, लेकिन जब तक मैं इल्ज़ाम, शिकायत और एहतजाज की कैफियत में रहा, मेरी ज़िंदगी गहरी रही, रुकी रही, जाम रही, नाकाम रही। आगे ही लम्हे में खुद से फैसला कुन अंदाज में कहा, कुछ भी हो मैं ही जिम्मेदार हूँ, लेकिन कैसे? जैसे ही ये सवाल मैंने अपने जहन के सर्च इंजन में डाला, जवाब में हज़ारों वेबसाइट खुल गई। तुम इसलिए जिम्मेदार हो क्योंकि तुम्हारे पास ढंग के कपड़े नहीं है। मगर मैं ढंग के कपड़े अफोर्ड नहीं करता। अगर तुम अफोर्ड नहीं करते तो ये इसका कसूर नहीं। अगर तुम पैसे ना होने की बीमारी का शिकार हो तो ये भी किसी और का कसूर नहीं। अगर तुम्हारे कपड़े पहनने की सेंस नहीं है तो ये भी जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है। मेरे अंदर का जिम्मेदार इंसान अपना जिम्मेदारी निभाने पर तुल गया। अगर तुम उसे इस काबिल नहीं लगे कि वो तुम्हारी साथ इज्जत से पेश आए तो भी तुम ही इसके जिम्मेदार हो। ये जिम्मेदारी लेना सबसे मुश्किल काम था। इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि कारोबारी दुनिया में लोग किन बातों से एक दूसरे को जज करते हैं। तुम्हें एहसास होना चाहिए कि जिस चीज़ की ट्रेनिंग तुम दूसरों को देने आए थे इस पर तुम्हें वाकई मुकम्मल अबूर है। तुम्हें वो तमाम तकाज़े पूरे करने चाहिए थे जो इन कामयाब ट्रेनर्स के लिए ज़रूरी है। और चूंकि तुम ऐसे एक कामयाब ट्रेनर नहीं लगे, इसलिए तुम्हारे साथ इसने वो सलूक किया जो एक कामयाब ट्रेनर के साथ करता। लिहाजा अगर तुम इसे एक कामयाब ट्रेनर नहीं लगे तो भी ये तुम्हारा खुद का कसूर है। अगर इसने तुम्हें इज्जत नहीं दी तो इसको कमज़र्फ कहने से तुम्हारी इज्जत आगे नहीं बढ़ेगी। तुम्हारी ज़िंदगी तब आगे बढ़ेगी जब तुम ये सीख जाओगे काबिल इज्जत कैसे लगना और बनना है। मेरा दिमाग ख्यालात, अनोखी सोचों और पुरजोश एहसासात से बढ़ गया। और फिर मैंने सोचा कि कम पैसों के बावजूद अपने लिबास, शख्सियत और हुलियों को कैसे प्रोफेशनल रखना है। मैंने सीख लिया कि सरोसामानी के बावजूद क्लाइंट के सामने कैसे खुद एतमादी के साथ बैठना है। मैंने सीखा कि कैसे अपने अंदर के हालात के मनफी असरात को बाहर की दुनिया पर बिला वजह ज़ाहिर होने से रोकना है। कैसे एक रुख रखना है अपनी वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कौमी क्रिकेट टीम को बैक पर परफॉर्मेंस की ट्रेनिंग देते हुए मैंने वो बर्न कायम रखा। मैं सबसे पहले ग्राफी स्टेडियम पहुंचता और सबसे बाद में निकलता ताकि कोई मुझे पैदल या वैगन में खड़ा हुआ ना देख ले। जब मैं
खड़कती धूपों में पैदल ही चलता रहता, लेकिन ये जानता था कि शदीद गर्मी में भी कारपोरेट दुनिया में लोग सूट और टाई पहनते हैं, लिहाजा मैं भी कोशिश करके वही पहनता था और मुलाकात से पहले इस कंपनी के वॉशरूम में जाके कितनी ही देर अपने पसीने सुखाता, हुलिया दुरुस्त करता और फिर इनके कॉन्फ्रेंस रूम में ऐसे ही दिखाई देता जैसा वो मुझे देखने की तवक्को करते थे। मैं हर रोज़ सर उठा के जीने का अज़म करता रहा। ज़िंदगी हर रोज़ बड़ी बेदर्दी से मुझे पछाड़ती रही। मैं हर नई सुबह एक नए जज्बे के साथ नई मंजिलों की तलाश में निकल पड़ता। ज़िंदगी हर शाम मेरे कदमों के साथ नाकामियों का बोझ बांधकर मुझे अपाहिज बनाने की तैयारी करती रही। नए दिन में खुद को शानदार कल की नवीयत सुनाता और हर रात मेरी सिस्किया की गवाह बनती। नाकामियाँ, मजबूरियाँ, जुर्मियाँ, अफसदियाँ, नामुरादियाँ और मायूसियाँ मेरा घेराव कर लेती। मुझे अपने महरूम वालिद की शाबाश बड़ी सरगोशियाँ ख्वाबों में सुनाई देती। गिरना बुरी बात नहीं है, गिरे रहना और दोबारा ना उठना बुरी बात है। अगली सुबह मैं नाकामियों के सारे वार, दूर तोड़ के सारी टीमें, हौसला शिकनी के सारे जुमले बुलाकर सर उठा के जीने के अहद की तजवीज़ करता। अपनी ज़िंदगी की बागें अपने हाथों में रखने का अज़म करता और निकल पड़ता सर उठा के जीने के सफ़र पर। ऐसा नहीं कि अगले ही दिन मेरा सफ़र वसीला ज़फ़र बन जाता। उस दिन दर्द की शिद्दत पहले से भी बढ़ जाती। शाम को निडाल, नामुराद और नाकामियों के बोझ से लदा हुआ किसी बस स्टॉप पे खड़ा जेब से सारी जमा पूंजी निकाल के गिन रहा होता। बस में बैठने के पैसे पूरे ना होने के बायस किसी अनजान मंजिल की तरफ थकन से चूर पैदल ही चल रहा होता। रात तक सर उठा के जीने की आंसुएं आखिरी सांसों पर पहुँच जाती। पे दर पे नाकामियाँ जज्बों, लगन और हिम्मत को इम्तिहान में डालते। मैं सोचता आज तो हद हो गई, मेरी बस हो गई, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। फिर दूर से कहीं से शाबाश की सरगोशियाँ, अपने साथ किए वादे और 664 ख्वाब मुझे अपनी तरफ खींचते। सर उठा के जीने की आरज़ू एक बार फिर पूरी अबुताब से अंगड़ाई लेती और दिलो जान से भर जाता। आंखों में चमक आ जाती और जज्बों को एक नई जला मिल जाती और मैं अपने ख्वाबों के ताक़ुब में दिलो जान से निकल खड़ा होता। फिर एक दिन ऐसा आया जब बरसों की रियासतें रंग ले आई और ज़िंदगी सर उठा के जीने की डिग्री से शानसा हो गई और बिलाखिर एक दिन सब कुछ बदल गया। ज़िंदगी बदली तो बहानों की जंजीरें तोड़ने से ज़िंदगी ने सर उठा के जीना शुरू किया, तो अपना बोझ खुद उठाने का फैसला करने से ज़िंदगी बेहतर हुई, तो इल्ज़ामात से तौबा करने से ज़िंदगी बदली, तो शिकायत के पलंदे से समेटने से, जिम्मेदारी उठाने से, खुद अंसारी से, अपनी ज़ात पर भरोसा करने से और ये तय करने से कि 100% जिम्मेदारी उठाने से ही फ़र्क पड़ेगा, 99% जिम्मेदारी उठाने से कुछ नहीं बदलेगा। दोस्तों, तो क्या आज से आप अपनी ज़िंदगी की 100% जिम्मेदारी उठाएंगे? यही तैयारी, यही अहद, यही फ़ैसला, यही तहैया, यही अज़म दरअसल सर उठा के जीने की तरफ आपका पहला कदम है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि बर वक्त वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।